आगे आ जाओ और आगे आ जाइए। वहीं से लाइन बन रही है यार। बेहतर क्या आदमी आपकी क्वेश्चन कम आ रहा है, क्या बात पूरा काम से बढ़िया। पिछले बार भी आए नहीं। तो हम जो सुबह बात कर रहे थे, है ना, भोजन के काल से पहले, तो ये बात कर रहे थे कि प्रकृति जो है वो व्यवस्थित है, उसमें तालमेल देखने को मिलता है। व्यवस्थित होने का मतलब तालमेल देखने को मिलता है। ठीक है, तालमेल का मतलब है कि हर इकाई अपनी निश्चित क्रिया को कर रही है और उस क्रिया के माध्यम से वो बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो इसमें जो मूल बात आ रही है कि प्रत्येक इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार, ये सिद्धांत है सह अस्तित्व का, जिसको आपको ध्यान में रखना है ना। क्या सिद्धांत है? तो प्रत्येक एक स्वयं में त्व सहित व्यवस्था, तो एक भाषा आ रही है स्वयं में त्व सहित व्यवस्था और दूसरी भाषा आ रही है समग्र व्यवस्था में भागीदार। तो किसी भी एक को हम देखेंगे, किसी भी एक इकाई को प्रकृति में देखेंगे, जैसे हम कोई एक प्रकृति में एक इकाई को देख लें, पेड़ को देखें, है ना? तो पेड़ के पत्ते को देख लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे पत्ता भी एक इकाई है ना। इकाई का मतलब जो जिसको एक के रूप में पहचाना जा सकता है ना? तो अब ये पत्ता जो है उसको वो स्वयं में त्व सहित व्यवस्था, त्व का अर्थ होता है मौलिकता के साथ, स्वयं में एक मौलिक व्यवस्था है। तो मौलिक का मतलब क्या होता है कि उसकी अपनी एक पहचान है। मौलिकता का अर्थ उसकी अपनी एक पहचान है। कैसी पहचान है? पेड़ के अंदर पत्ता भी है, जड़ भी है, टहनी भी है, फल भी है, फूल भी है, तना भी है, इतने सारे अंग होते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी मौलिकता है। पत्ते की मौलिकता क्या है? पत्ते की मौलिकता है कि वहां पे वो एक तो सांस लेता है, पेड़ पत्तों के माध्यम से सांस लेता है। मौलिकता का क्या? उसकी यूनिकनेस, उसकी पहचान, है ना। तो अब उसके अंदर एक तो सांस लेने का काम केवल पत्ते करते हैं, बाकी भाग नहीं करते हैं। दूसरा, उसमें भोजन बनता है। तो ये जो दो क्रियाएं हैं ये पत्ते की मौलिकता है। पेड़ के अलग, जैसे जड़ की मौलिकता है वो मिट्टी से नमी को लेना और भोजन को लेना, है ना, ये जड़ की मौलिकता है। तने की मौलिकता क्या है कि वो उसमें ढांचे को अपना ताकत देता है, ढांचा खड़ा रहता है उससे, और तने के माध्यम से चीजों का आदान प्रदान होता रहता है विभिन्न भागों में। हाँ, त्व को ही मौलिकता है। ठीक है, ये जो त्व है अंग्रेजी में हम बोलते हैं ठीक है, एक अलग पहचान, है ना। अब अलग का मतलब ये नहीं कि बाकी से कोई लेना देना नहीं,
उसकी अपनी एक निश्चित क्रिया है, अलग निश्चित क्रिया है और बाकियों के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो हर अंग प्रत्यंग जो है पेड़ का वो अपनी अपनी निश्चित क्रियाओं को कर रहा है। जड़ अपनी निश्चित क्रियाओं को कर रही है, पत्ते अपनी निश्चित क्रियाओं को कर रहे हैं, फूल अपनी निश्चित क्रिया को कर रहे हैं, फल अपनी निश्चित क्रिया को कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो पत्ता अपने में एक मौलिक या एक अपने त्व सहित व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब वो उसके अंदर भी जो चीज चल रही है तालमेल पूर्वक हो रही है ना। तो पत्ते के अंदर अनेक प्राण कोशिकाएं हैं, है ना, जो रोशनी आ रही है, जो हवा आ रही है, उनको ले रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा तारतम्यता में होता है, ये एक दूसरे के साथ एक तालमेल में काम होता है। तो कोई अंग धूप से पड़ने से कुछ उसमें प्रक्रिया होती है, फिर उस प्रक्रिया के क्रम में आगे की प्रक्रिया होती है, फिर आगे की। तो पत्ते के विभिन्न भाग उस काम में काम करते हैं। ठीक, तो ये इसको बोल रहे हैं हम व्यवस्था। जब चीजें नियम से होती हैं और तालमेल के साथ होती हैं और क्रम से होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? व्यवस्था। तो पत्ते में ये सब काम हो रहा है। ऐसे ही जड़ में भी जो खनिज को ले रहा है, नमी को ले रही है जड़, वो भी क्रम से हो रहा है, नियम से हो रहा है ना, तालमेल के साथ हो रहा है। जड़ भी अपने आप में एक व्यवस्था है। तो वृक्ष का हर एक भाग अपने आप में त्व सहित व्यवस्था है, यानी सब भाग अपनी अपनी मौलिकता के साथ एक व्यवस्था का स्वरूप है। ठीक है, लेकिन साथ ही वो पेड़ की बड़ी रचना में भागीदार भी है। पत्ता जो है पेड़ की रचना में भागीदारी कर रहा है ना, यानी वो खाना तो बना ही रहा है, सांस तो ले ही रहा है, अपने लिए तो सांस ले ही रहा है, लेकिन वो बाकी भागों के लिए भी सांस ले रहा है। अपने लिए तो खाना बना ही रहा है, लेकिन इतना खाना बना रहा है कि पेड़ के विभिन्न अंगों को भी जो खाना चाहिए वो भी उसको मिलता है। ये काम पत्ते करते हैं। ठीक है, जड़ जो है वो अपने लिए तो तत्वों को जमीन से ले रहा है, लेकिन और अंगों के लिए भी ले रहा है। ठीक, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है अपने लिए करना और औरों के लिए भी कर देना, है ना, इस भाग को हम बोल रहे हैं समग्र व्यवस्था में भागीदार। उसी क्रिया के माध्यम से वो बड़ी व्यवस्था के अंदर भागीदार हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण ले लें हम अपने शरीर का, तो हमारा हृदय जो है वो एक निश्चित क्रिया करता है, वो ऐसे संकुचन प्रसारण करता है, धड़कता है और उससे खून का दौरा पूरे शरीर में चलता रहता है ना। हमारा जो मान लीजिए यकृत है या जिसको जिगर या लिवर कहते हैं, इसके अंदर खाने को पचाने के जो वो होते हैं रस बनते हैं बहुत सारे, खाने के पाचन के लिए वो सारे रसों की बहुत आवश्यकता रहती है ना। हमारे जो गुर्दे हैं उनसे खून की सफाई होती है, खून में जो भी तत्व हैं जो शरीर के लिए अब आवश्यक नहीं है उनको बाहर निकालने के लिए मूत्र के माध्यम से निकालने का काम, सफाई छलनी का काम वो गुर्दे करते हैं। तो हर एक अंग अपनी निश्चित क्रिया कर रहा है, अपनी मौलिक क्रिया कर रहा है, अपनी त्व सहित व्यवस्था है। तो किसी भी चीज को हम देखते हैं, चाहे अपने शरीर में देख लें, पेड़ में देख लें या किसी भी इकाई को देख लें, उसका एक एक अंग अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था के साथ भागीदार। जैसे हमने पत्ते को देखा, पत्ता अपने में त्व सहित व्यवस्था और पेड़ की व्यवस्था में भागीदार। पेड़ जैसे आंवले का पेड़ है, ये अपने आप में एक मौलिक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें रसायन कौन सा बनता है? आंवले का। आम के अंदर कौन सा बनता है? आम का रसायन। अमरूद के अंदर अमरूद का रसायन बनता है ना। रसायन का मतलब उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व बनता है। तो अब पेड़ भी अपने आप में एक मौलिक व्यवस्था है और बगीचे की व्यवस्था में भागीदार है। ठीक है, यहाँ का बगीचा भी अपने आप में एक मौलिक है। क्यों? क्योंकि इधर की जैसी जमीन है, वायु है, जल है, उसके योगफल में यहाँ के वनस्पति हैं एक प्रकार के। यहाँ पे कुछ प्रकार के जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, ये बहुत अच्छे फलते हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो इधर नहीं फलते इस बगीचे में। ठीक है, पर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, किसी और प्रकार के जलवायु में जाएंगे, वहां के पेड़ पौधे थोड़े से अलग होंगे, उसकी मौलिकता थोड़ी अलग होगी। तो ये बगिया भी अपनी मौलिकता के साथ है और भूगोलिक जो क्षेत्र है उसकी व्यवस्था में भागीदार है। जो इस क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र है, जो ये वाला है ना, बुंदेलखंड जिसे कहते हैं,
ये अपने आप में एक मौलिक क्षेत्र है। इसकी मिट्टी, हवा, पानी एक प्रकार का है ना। और धरती की जो व्यवस्था है उसमें भागीदार है। हमारी धरती भी एक अपने आप में मौलिक व्यवस्था है। इसके अंदर खनिज भी है, इसमें वनस्पति भी है, पशु पक्षी भी है, मनुष्य भी है। इस प्रकार के तो और ग्रह नहीं है, ये मौलिक है अपना धरती। और सौरमंडल की व्यवस्था में भागीदार है। हमारा सौरमंडल भी अपने आप में एक व्यवस्था है, मौलिक व्यवस्था, जिसके अंदर 8 ग्रह हैं और हर ग्रह के आसपास कुछ ग्रहों के पास उपग्रह हैं अपने। वो एक अपना संरचना है मौलिक। और वो हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी व्यवस्था में भागीदार है। वो ब्रह्मांड या गैलेक्सी भी उससे बड़ी संरचना के अंदर अपनी मौलिकता के साथ भागीदारी कर रही है। तो हर स्तर पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार। हर जगह यही चीज देखने को मिलती है ना। इस पकड़ में आ रहा है, ये मौलिक सिद्धांत है इस जीवन विद्या का। हम प्रकृति को जो देख रहे हैं इसके नजरिए से, तो क्या दिख रहा है हमें कि हर एक इकाई अपना काम भी कर रही है और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है उस काम के माध्यम से। ठीक है, तो इस पूरे सिद्धांत को नाम दिया हमने सह अस्तित्व। तो प्रकृति सह अस्तित्व में है। प्रकृति की समस्त इकाइयां सह अस्तित्व में है। एक और भाषा बनेगी, प्रकृति में परस्पर सह अस्तित्व है, यानी साथ साथ होने की प्रवृत्ति है, साथ साथ होने का, रहने का स्वभाव प्रकृति में। ठीक है, अब इस मुद्दे पे आप लोग सोचिए, अभी हमारी चर्चा हो गई, हम क्या बोल रहे हैं? प्रकृति में सह अस्तित्व है। तो खनिज संसार को देखेंगे वहां भी सह अस्तित्व है, वनस्पति संसार को देखेंगे वहां भी सह अस्तित्व है ना। जीव जगत को देखेंगे वहां भी सह अस्तित्व है। अब आते हैं मानव पे। मानव प्रकृति का हिस्सा होते हुए भी सह अस्तित्व में नहीं, ये हमारा मुद्दा है। ठीक है ना, इस पे हमारी चर्चा चल रही है अभी तक। ठीक, तो सह अस्तित्व के अंदर हमने क्या देखा कि प्रत्येक एक अपना निश्चित क्रिया कर रही है और अपनी आवश्यकता को तो पूरा करती है, साथ ही बड़ी व्यवस्था में भी भागीदारी करती है। ये दो पक्ष हैं सह अस्तित्व के या व्यवस्था में होने के, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना और बड़े उसमें भागीदारी करना। व्यवस्थित होने का अर्थ क्या है? अपनी जिम्मेदारी, अपनी क्रिया को, अपने कार्य को, अपने काम को पूरा करना और बड़ी व्यवस्था में भागीदार होना। तो परिवार में आपका अपना काम है उसको पूरा करना और परिवार की व्यवस्था में भागीदार होना। इस विधि से कोई व्यवस्था की संरचना बनती है ना। जैसे बगिया का व्यवस्था है, तो हर कोई के अपने अपने निश्चित काम है। कोई कृषि कर रहा है, कोई रसोई को संभाल रहा है, कोई यहाँ की व्यवस्था को देख रहा है। तो सब अपने अपने काम करके बड़ी व्यवस्था के अंदर भागीदार हुए। तो मिलजुल के सहयोग पूर्वक चीजें चलती। अब इसमें से जैसे हमारा शरीर में भी हर एक अंग ऐसा कर रहा है। मान लीजिए हृदय बोले मैं तो भागीदारी नहीं करता, क्या होगा शरीर का? हृदय की भागीदारी नहीं होगी तो शरीर की मिट्टी हो जाएगी। या हमारा लिवर बोले मैं भागीदारी नहीं करता, है ना। हमारे फेफड़े बोले हम भागीदारी नहीं करते। आजकल परिवारों में यही चल रहा है ना। कभी माता पिता बोलते हैं हम नहीं करेंगे भागीदारी, कभी बच्चे बोलते हैं हम नहीं करेंगे, कभी भाई बहन बोलते हैं हम नहीं करेंगे। यही चल रहा है। अब पूरा परिवार क्यों खंडित हो रहे हैं? इस कारण से खंडित हो रहे हैं
तो हम अकेले अकेले जिएंगे यहाँ पर। तो सह अस्तित्व को समझते नहीं है, इस नासमझीवश ये सारी घटनाएं घटती हैं हमारी, है ना। तो सह अस्तित्व प्रकृति का स्वभाव है, तो मनुष्य में ये स्वभाव क्यों नहीं देखने को मिलता, ये मूल मुद्दा है हमारा इस चर्चा का, ठीक है। अच्छा, सह अस्तित्व पूर्वक जीना ही व्यवस्था में जीना है, ये भी लिख देते हैं। तो पूरी प्रकृति व्यवस्था में है, यानी आप एक परमाणु के स्तर से, अणु स्तर से आप देखिए, खनिज के स्तरों पे, अम्ल और क्षार के स्तर पे आइए, फिर उसके बाद विभिन्न खनिजों के जो हमारे को भंडार मिलते हैं धरती पे, ये हो जाएं, फिर उनमें से उत्पन्न होने वाले वनस्पति संसार में से उत्पन्न होने वाले अलग प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षी, ये सारे सह अस्तित्व में है, इसलिए सब व्यवस्था में एक ताने बाने में एक दूसरे के साथ जुड़े, जिसको अंग्रेजी में हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, है ना। तो ये सारा ताना बाना बना हुआ है इन सबका। इस ताने बाने के बीच में है मानव, और मानव का जो क्रियाकलाप है अब इस ताने बाने के साथ मेल नहीं बैठ पाया, है ना। तो ये जो ताना बाना है, इसके साथ हमारे को चलने का कोई स्वरूप अभी तक मिला नहीं। जो स्वरूप पहले थे हमारे, इसमें कई बार हमारे अंदर ये भाव बनता है कि शायद पहले हम ज्यादा अच्छा जीते थे आज से, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पहले हम कम नुकसान करते थे, आज ज्यादा नुकसान करते हैं। पर इधर मैं जो ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा, पहले भी उतनी ही समझ थी जितनी आज जितनी समझ। पहले समझ ज्यादा थी और आज समझ कम हो गई, ऐसा नहीं है। फिर नुकसान पहले कम क्यों करते थे? हमारी जो तकनीकी थी वो कम विकसित थी। पहले भी हम जंगल काट के ही काम करते थे, पेड़ को काट के, जला के, लेकिन हाथ से पेड़ को काटने में जितना समय और वो लगता है, प्रकृति में जंगल उगने की जो गति है उससे तेज है। तो हमारे काटने से, और हमारी पॉपुलेशन भी उस वक्त कम थी, वो बिटिया कहाँ है, पॉपुलेशन की बात कर रही थी, हाँ। तो जो पॉपुलेशन भी थी, कम थी, तो कम पेड़ कटते थे, उगते ज्यादा थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, जंगल काटने की, खदान खोदने की, इसकी गति तेज हो गई। प्रकृति के अंदर वो गति तो वैसी जितनी पहले थी, तो मानव की गति तेज होने से नुकसान होने की दर अधिक हो गई। ये समस्या है। पहले समझदार थे, ऐसा नहीं है, समझ उतनी ही थी, तब भी यही सोचते शोषण करके ही चलेगा। आज भी सोचते हैं शोषण करके ही चलेगा। तकनीकी में अंतर आ गया। तो इसका उत्तर हमारे को विगत में जाके नहीं मिलेगा समझदारी का, क्योंकि विगत में भी समझदारी पूर्वक नहीं जी, पर हमारे जो तौर तरीके थे, जो हमारी तकनीकें थी, वो इतनी नुकसानदायक नहीं थी। भूटान हमारा जो है वो कार्बन नेगेटिव है जी, और नॉर्वे भी। वो आज के डेट में जो नेचर को है वो कह सकते हैं कि वो उसके साथ बैलेंस करके ह्यूमन लाइफ चल रहा है। बैलेंस को भी जानते हैं क्या वो? देखिए, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम अपने लाइफस्टाइल को एक निश्चित दायरे में बांध लें, है ना, जो वहां पे आस्थावश मान लिया, जैसे भूटान की बात कर ली, या हमारे बहुत सारे आदिवासी समाजों को देख लीजिए, उनकी भी अपनी आस्था है, उस हिसाब से मान लिया। आस्था की क्या समस्या है? आस्था कुछ समय तक तो चलती है, फिर टूट जाती है। तो आगे आने वाली पीढ़ी, भूटान में भी अब इंडस्ट्री लगने की बात चल रही है। चाइना ने उसमें
उनको प्रोत्साहित करती है। उनकी युवा पीढ़ी जो है वो भी चाहती है कि हमारा इंडस्ट्री लगे। अभी जैसे उधर मांस बहुत खाते हैं, हमें अभी एकदम लेटेस्ट मुद्दा बताता हूँ भूटान। उधर मांस बहुत खाया जाता है, बौद्धिक बुद्ध का क्षेत्र है, वो सारे बुद्ध के उपासक है। तो जीव हत्या करते नहीं है पर मांस खाते हैं। तो सारा मांस वो आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं, है ना, सारा इंपोर्ट करते हैं, पर वो बड़ा महंगा पड़ता है। तो अभी बात चल रही है कि हमारे को भी जो कसाई खाने खोल लेने चाहिए वहां पे। भूटान के अंदर ये चर्चा चल रही है कि कसाई खाना खोलने से मुनाफा ज्यादा होगा, पैसा बाहर नहीं जाएगा हमारा। तो उसमें मुद्दा ये बन रहा है इनको चलाएगा कौन? तो लोग चलाने को भी तैयार है। तो फिर उधर धर्मगुरु जो है उनके सामने प्रश्न भेजा राजा ने, और ये सारा का सारा न्यूज में आया हुआ आइटम है, बता रहा हूं जो मैं आपको। उसने बोला आप सोच लीजिए, राजा ने बोला कि ये इंडस्ट्री लगेगी, आपकी आस्था टूटेगी इसमें, इसका क्रम जो है अलग सजेगा। भाई जब आप हत्या करने लग गए खाने के लिए, मुनाफे के नाम पे, तो फिर एक जगह आस्था टूटेगी तो सब जगह टूटेगी। फिर जिस धर्म की रक्षा आप कर रहे हो इतने वर्षों से, फिर उसको नहीं कर पाओगे, स्वरूप में बना के नहीं रख पाओगे। तो आस्था जो होती है उससे काफी कुछ लंबे समय तक कहानी चल जाती है, पर उसकी वो सदा सदा नहीं चल सकती, वो कभी ना कभी टूटती है ना। इसलिए आस्था से मानव ने अपनी तकनीकी को सीमित रखते हुए बहुत सारी जगह पे देख सकते हैं धरती पे, बहुत जगह आदिवासी लोग ऐसी, अंडमान चले जाओ, अपने भारत में मध्य प्रदेश में इतने सारे हैं जगह हैं, छत्तीसगढ़ में इतनी सारी जगह हैं, वहां पे लोग अपने पुराने तरीके से जीते थे। लेकिन उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां वो देख रही है कि भाई ऐसी भी चीज, तकनीक ऐसे भी होती है, विज्ञान ऐसा भी होता है, शिक्षा ऐसी भी होती है, उसके प्रति आकर्षण हो रहा है, वो टूट रहे हैं उनके आस्था। तो समझ होती तो हम बाहरी प्रभाव को झेल लेते हैं। जैसे आपको भोजन की समझ हो जाए, पोषण की समझ हो जाए, आपको भूख लगी, आप बड़े बाजार में सारे पकवान लगे हुए, आप उसके बीच में से गुजर जाओ क्योंकि आप समझदार। और ना समझ हो, भूख लगी है तो बोलोगे अरे यार भूख लगी है, खाने को मिल रहा है, खा लेते, है ना। तो समझदारी वो हमको स्थिरता देती है, मजबूती देती है कि हम किसी भी बाहर के प्रभाव को झेल लें, और ना समझी में हम प्रभावित हो जाते हैं। तो मूल मुद्दा जो हमारा है वो प्रभावित ना होने का है। ऐसी समझ को हम विकसित कर लें जिससे हम बाहर के प्रभावों से अप्रभावित रहें। समझ का एक लक्षण तो ये है। दूसरा लक्षण क्या है? इसको हम शिक्षा विधि से दूसरी पीढ़ी को भी समझा पाए। हाँ, यानी तार्किक विधि से दूसरी अगली पीढ़ी को भी समझा पाए। हमने तो निभा लिया, जैसे बहुत सारे आदर्शवादी लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे से जी लिया, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी उनका अनुकरण नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको समझा नहीं पाते, उनको बता नहीं पाते, उनके साथ पास वो संदेश पहुंचा नहीं पाते कि ये इसमें क्या सहीपन है ना। तो उसमें क्या पता चलता है? फिर उनकी समझ नहीं थी, पता चलता है हाँ उनकी समझ नहीं थी, उनकी आस्था बन गई थी एक प्रकार से जीने की। जैसे बहुत सारे गांधीवादी लोग मिलते हैं, वो बहुत अपना सीधा साधा कपड़ा पहनते हैं, सीधा साधा अपना खान पान रखते हैं, रहन सहन रखते हैं, लेकिन उनकी जो अगली पीढ़ी है उस विधि को अपना नहीं रही। क्यों नहीं अपना रही? क्योंकि जिस गांधीवाद को लेके वो चल रहे हैं उसमें उनकी आस्था है, उनकी मान्यता जुड़ गई है, लेकिन वो जानते नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को दे नहीं पाते, ट्रांसफर नहीं होती, आस्था ट्रांसफर नहीं होती। ये समझने की बात है। तो ट्रांसफर क्या होता है? ज्ञान होता है। कैसे होता है? जांच परख के होता है। मानव के अंदर एक क्रिया है जिसको कहते हैं ईक्षण। ईक्षण का अर्थ होता है जांचना। मानव है ना, उसमें निरीक्षण भी करता है, परीक्षण भी करता है, सर्वेक्षण भी करता है, तीनों में ईक्षण है, जांच है। और जांच परख करके जो स्वीकारता है उसके लिए परमानेंट होती है। तो अगर हम समझदार होते हैं, जैसे इधर आप आइए बगिया में, आप प्रश्न करिए जिस चीज पे करना है आपको सब चीज का उत्तर मिलेगा, तो आपकी स्वीकृति बनती है, आप स्वयं स्फूर्त विधि से फिर उसमें जुड़ जाते। तो मानव की जो मौलिकता है उसको पहचानने की बात है।
तो मानव की मौलिकता में एक बात तो हम कल से कर ही रहे हैं, मानव में समझने की ताकत। मानव में दो ताकतें हैं जिसको हम अभी बात कर रहे हैं, एक है जानने की और एक मानने की। ठीक है, जन्म से हमारे पास मानने की ताकत है, जानने की ताकत हमें शिक्षा से मिलती है। जानने की क्षमता हम में है, लेकिन इसको हमें साधना पड़ता है अध्ययन और अभ्यास करके। ठीक है, तो हम जन्म लेते हैं किसी परिवार में, वहां पे कुछ चीजों को अभ्यास कर रहे होते हैं लोग। खाना का एक पद्धति होती है, पहन सहन की एक पद्धति होती है, पहनने ओढ़ने की एक पद्धति हो, इसको मानने लगते हैं। आप हम सभी मानते हैं कि हमारे घर में तो अच्छे से खाना पीना होता है, हमारा कपड़ा ठीक ठाक है, हमारा रहन सहन ठीक है। आप वो एक किसी और क्षेत्र में चले जाओ, उनका आपसे एकदम अलग है, वो अपने वाले को ठीक मानते हैं, है ना। कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी लोग अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। फिर नीचे आ जाओ हिमाचल में तो वो अपने को अच्छा मानते हैं। आप उधर पंजाब में चले जाओ, वो अपने को अच्छा मानते हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, हम अपने को अच्छा मानते हैं। ऐसे करके हर तरीके के रहन सहन खान पान इसको लेके सब अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। वो श्रेष्ठ है कितने तक? आप इस जलवायु में पैदा हुआ, इधर के लिए जो आपने अपना लिया वो आपके लिए अच्छा है। आप यही रहन सहन खान पान ले जाओ दक्षिण भारत में, केरल में जाके रहो, परेशान हो जाओगे, है ना। तो मनुष्य अधिकतर चीजें मानने के आधार पर स्वीकार लेता है, जन्म नहीं। पर शिक्षा का काम यह है उसको समझाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नियम है, क्या व्यवस्था है। ये वाली काम अभी शिक्षा में नहीं हो रहा। आप आस्था ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, फिर ये जो कुल देवता या परिवार की कुछ आस्थाएं जो बच्चों में ट्रांसफर होती है, हाँ, ये पेड़ अच्छा है, हाँ, वो क्या है? ठीक। तो आस्थाओं के अंदर क्या होता है, जैसे हम जैसे देवता को ही मानने की बात को ले, आप जिस स्वरूप में देवता को मानेंगे, उसकी आराधना जैसे सोचेंगे, उसकी पूजा पाठ जैसे सोचेंगे, उसके प्रति स्वीकृति का भाव जो बनाएंगे, आपकी औलाद उस देवता को मानते हुए अपने स्वरूप में उसको पहचानेंगे। आस्था में एक रूपता नहीं आती। सुनाइए भैया। हाँ, बाकियों के लिए सुना दीजिए। पंडित जी थे, अभी मैं काफी बड़े पुरोहित जी थे, पंडित जी थे, काफी गांव में उनका नाम था। तो जब पूजा करने बैठते थे, भोग लगाते थे भगवान को, तो उन्हें बड़ा तंग करते थे। उनका लड्डू वड्डू जो भी प्रसाद होता था, प्रसाद डिस्टर्ब करते थे। तो पंडित थे तो चूहे बीमार भी नहीं सकते थे। तो किसी ने कहा इसका एक तरीका है कि बिल्ली पाल लो, बिल्ली को अपने पूजे की चौकी से बांध दो, जब आप बैठो बिल्ली देख के चूहे नहीं आएंगे, कोई हिंसा भी नहीं होगी और आपका पूजा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। पंडित जी को आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने एक बिल्ली पाल ली और पूजा करते समय खुद भी नहाते थे, बिल्ली को भी नहलवा के बांध देते थे। क्या बढ़िया उनका पूजा चलता रहा। तो 1 साल बाद पंडित जी का देहांत हो गया, उनके बड़े बेटे पुरोहित हो गए, उनकी प्रोसेस अच्छी चल पड़ी। तो उन्होंने पुराना घर तुड़वा के नया घर बनाया, उसका गृहप्रवेश का पूजा हुआ। तो बड़ा बेटा बैठा पूजा पे, तब सबको बैठ के सारे मेहमान वगैरह आ गए, पूजा शुरू करना हुआ। तो बिल्ली लाई जाए, अब ये नया घर था, इसमें चूहे तो थे नहीं, तो बिल्ली ला के चौकी पे बांधी गई। तो लोगों ने कहा कि पूजा के स्थान में बिल्ली का क्या काम? तो कहा भाई ये हमारे परिवार का चलन। तो मानने से ये संकट खड़े होते हैं, है ना। ये तो हंसी मजाक की बात है, पर हम बहुत सारी चीजें मान के चल रहे हैं। जिन चीजों को हमने
व्यवस्थित रूप में अध्ययन करके अभ्यास करके अपनाया नहीं है, वहां सब हमारी आस्थाएं या मान्यताएं बैठी हुई हैं। ठीक। तो जैसे अगर हमने शिक्षा को ढंग से नहीं सोचा है तो हमने जो प्रचलित में से किसी आस्था को स्वीकार किया। हाँ, ये नहीं, हर चीज को अगर हम एग्जामिन करके मानेंगे तो उसमें भी एक समस्या है। हाँ, मतलब हम वीक को री इन्वेंट करेंगे, हर बार आप हम बोलेंगे कि 5/22/7 होता है, तो हम बोले ना हम नहीं मानेंगे, हम तो पहले नापेंगे, गिनेंगे, प्रूव करेंगे। हाँ, हर चीज को अगर हम प्रूव करने लगे हाँ, तो हमारी ग्रोथ बड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक बात। तो ठीक बात है। तो सोल्यूशन क्या है? हाँ, तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मानने की बात नहीं है इसमें। देखिए क्या है, एक सिद्धांत होता है सिंधु बिंदु न्याय। सिंधु बिंदु न्याय, सिंधु बिंदु न्याय। हाँ, उसका अर्थ होता है पूरे समुद्र को के स्वभाव को जानने के लिए उसकी एक बूंद को परख लेने से पता चल जाता है कि इसका पानी खारा है। पूरा समुद्र जांचने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो हमारे पास अनुमान क्षमता जो है उसके आधार पे एक बिंदु को चखा, उससे पता लगा लिया पूरा समुद्र ऐसा है। ठीक है। इस सिद्धांत से हमें सैंपलिंग जो है छोटी छोटी करनी होती है, और हर व्यक्ति को सारी सैंपलिंग नहीं, जिसको जहां आवश्यकता वहां करता है। सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक मिनट से बात पूरी करूं। तो इस विधि से आप जांच सकते हैं बहुत सारा। दूसरा जो पक्ष है इसका, कि जो समझने का बिंदु है वो तो एकदम तात्विक स्तर पे बहुत छोटी चीजें हैं। अभी मैं रखूंगा वो सारी बातें, उससे स्पष्ट हो जाएगा। अरे ये दूसरा अडाप्टर दे दिया, कन्वर्टर। ये वो है RJ45 वाला, जो नेटवर्क वाला, HDMI वाला नहीं है। इसलिए मैंने बोला VGA2 जो भी हम भैया ब्रेक में देख लेते, बात करते हैं, अभी ब्रेक में देख लेंगे। आज ऐसे ही चला लेंगे, नहीं तो मैं चले जाऊंगा साथ में बांधा, जहां से जो मिलता हो दुकान पे देख के ले आएंगे। VGA2 HDMI। हो सकता है केबल बदलने से ही काम चल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, केबल का इशू हो। यहाँ कोई प्रिंटर लगा हुआ है, कहीं पे प्रिंटर रखा हुआ है, प्रिंटर की केबल जो होगी वो उस पर ट्राई कर सकते हो, वही केबल है। चलिए चेक, ब्रेक में चेक कर लेंगे। तो अपनी चर्चा देखिए बीच में रुक गई। हाँ, भैया आप पूछ रहे थे कुछ, माइक ले लीजिए भैया। ठीक है, भैया ने कहा था कि जैसे जो हमारी पारंपरिक जो चीज है, जो पूजा पाठ जो होते आ रहा है, तो वो हमसे ट्रांसफर, हमारे फादर से हमें ट्रांसफर हो, हमारे से आगे ट्रांसफर होगा। तो आपने कहा कि से वो सब मानने का विधि अलग अलग होगा, वो कितने मन से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से आपने कहा सिंधु बिंदु न्याय वाला, यदि एक बिंदु हम निकाल लेते हैं तो खारे पानी से मिटाया जाएगा, तो हम ये कैसे पता करें कि जो हमारे में जो आस्था था वो हमारे बच्चे में ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, तो देखिए यही हम कहना चाहते हैं कि सिद्धांत ये कहता है कि आस्था का स्वरूप एक होता ही नहीं। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे जीवन विद्या में बहुत ज्यादा उपदेश नहीं है, 2 लाइन का उपदेश है बस। एक ही उपदेश है, वो भी 2 लाइन का है ना। वो क्या है कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। ऐसा सर एक बार और। तो जाने हुए को मान लो, जिसको आप जानते हो उस बात को मान भी लो। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बोलते हैं सेहत के लिए नुकसानदायक है, जानते हैं पर मानते नहीं है, फिर भी पीते हैं। तो जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। हम मानते हैं ईश्वर है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ करना अच्छा, पर उसको जानते नहीं है क्या है ये, तो उसको जान भी लो क्या मतलब है ईश्वर का। तो जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो। तो ये जो हमारे गैप है हमारी मानसिकता के, कुछ चीजों को जानते हैं पर मानते नहीं, कुछ चीजों को मानते हैं पर जानते, इनको दूर कर लो। इसमें जैसे अभी कोई आदमी अभी इसमें जानने और मानने में, तो फिर क्या कोई शाकाहारी तो उसको मांसाहारी बनना पड़ेगा।
क्यों? अगर कोई आदमी धूम्रपान नहीं करता तो उसको धूम्रपान नहीं करना। ये सब अपने आप तय करेंगे ना, जैसे आप अपने लिए तय करो। एक ये सारा संकट दूसरे के लिए खड़ा करते हैं। अशोक भैया, ये बड़ा गजब का तर्क प्रणाली है, वो कैसे निकली वो बताओ। यार ये कहाँ ही नहीं गया। हमारा ध्यान कहीं ना कहीं संसार को सुधारने के लिए लगा हुआ है। कितना गहरा संकट है ये सोच के देखिए आप। दो संकट है हमारे, है ना? वो मतलब दो क्या, एक ही संकट है जिसके दो पहलू हैं। संसार को सुधारना, उसमें हमारी पहचान, हमारी सारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का जो इशू है वो इसी से बना हुआ है। संसार में अपनी उपयोगिता ढूंढ रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं है वो। हम चाहते हैं हम संसार के लिए उपयोगी हों, तो संसार को सुधार देंगे तो उपयोगी हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। पर जो भूले बैठे हैं, बिना सुधरे सुधारा नहीं जा सकता। हम यहाँ पे मान लेते हैं हम सुधरे, और ये आपकी किसी एक व्यक्ति की विशेष की बात नहीं है। संकट एक एक व्यक्ति के साथ जुड़ा है, कोई मुखरित हो रहा है उसमें, कोई नहीं हो रहा है, सबके साथ यही संकट जुड़ा हुआ है। हम ये मानते हैं हम तो ठीक हैं, समस्या बाहर है। हमारा परिवार में समस्या क्यों है? ये जो भाई है ना ये नहीं ठीक है, ये पत्नी जो है वो ठीक नहीं है, ये पति ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है, हम तो ठीक ही। अच्छा मजेदार बात है, वो भाई भी यही सोच रहा है, वो पत्नी भी यही सोच रही है, वो पति भी यही सोच रहा है कि मैं तो ठीक हूं, यही ठीक नहीं। हाँ, संकट दूसरे को ठीक करने का है हमारा। मानने और जानने में भैया थोड़ा और जी इसको एक्सपेंड करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानने के लिए ना हमारे को दो मुद्दों को पकड़ना पड़ता है। एक तो कहाँ गए भैया हमारे, हाँ ये बैठे, ये जो बार बार बात ला रहे थे कल कि पूरे ब्रह्मांड की बात को लाते थे, है ना? तो हमारे को जो देखने का नजरिया चाहिए, एक तो बहुत बड़ा दृष्टि चाहिए पूरे अस्तित्व की। जब तक पूरे उसमें प्लेस नहीं होगा तो हमारे को सारे कॉन्टेक्स्ट या सारे संदर्भ ठीक से स्पष्ट नहीं होते, तो उनका इंटरकनेक्टेडनेस नहीं दिखता है। तो हमारे को एक तो वो संदर्भ चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे को जो चाहिए, जो अब इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे व्यवहारिकता में क्या होगा, उसका नियम क्या होगा। तो पूरा दृष्टि और जो कुछ नियम है उनको समझने की बात है। नियम और व्यवस्था, ये दो चीज है जो मूल में समझने की चीजें हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें आगे पूरी चर्चा करेंगे। जानने के ऊपर ही पूरी बात है, सारी समझदारी की बात है, उसकी पूरी बात रखेंगे, है ना। आस्था मान्यता एक ही बात है। मान्यता अनेक प्रकार की होती है। जो धार्मिक मान्यताएं उनको आस्था कह देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ट्रांसफर होती है पर उनका स्वरूप एक रूपता नहीं होती उसमें, वो देखने में मिलता है। हम खुद देख के पता चल जाता है। जी, तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक ठीक। उसमें एक रूपता का जो पता चलता है वो ऐसे पता चलता है, एक रूपता के अभाव का, कि सारी पिछली पीढ़ियां ये बोलती हैं अगली पीढ़ी उतनी ईमानदार नहीं है, उतनी निष्ठावान नहीं। हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहे हैं, मान्यता में अंतर आ गया ना। नहीं, वो अलग मान्यता है। इस आधार पे मान्यता है ये। धार्मिक मान्यताओं को आप कह रहे हैं आस्था है, तो धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर मानते चले आ रहे हैं, उसमें तो एक रूपता ही है ना, वो एक ईश्वर को पूजा कर रहे हैं, एक या एक ही कुल देवता बना के रखा हुआ है। हाँ, कुछ देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें बिल्कुल अलग थलग होगी कि वो शंकर जी को मानते तो मैं बिल्कुल शंकर जी को नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं कह रहे। बोले जिस प्रकार से शंकर जी को वो मान के उनके प्रति निष्ठान्वित होते थे और जैसे आप होते हो, उसमें भेद होता है, उसमें कुछ अंतर होता है। ये तो है ही ना, पर वो धार्मिक भावना तो है ही, उनके वो अंदर ठीक भी, है। मेरे अंदर भी है। तो देखिए दो पक्ष हो गए उसमें, कुछ समानताएं हैं और कुछ भेद है, ठीक है। बिल्कुल सही पहचाना आपने।
मानव की आवश्यकता है कि ज्ञान पक्ष में एक रूपता, जैसे विज्ञान में है। इसका एक दूसरा उदाहरण एक और ले सकते जी। हैं, गीता के कितने भाष्य हैं? वो तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो आप। यही तो आस्था में है। आस्था में ठीक है, वो मैं खैर मानता हूँ कि इंटरप्रिटेशन आपका अलग अलग हो सकता है, पर मान्यता जो है कि गीता है वो तो सबके लिए सेम है ना। जैसे अगर मान रहा है सेम नहीं, जैसे मैं नहीं, इसको अगर मान रहा हूँ कि ये किताब गीता है, आप भी मान रहे हो गीता है, ये भी मान रहे गीता है, भले ही आप इसका अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ, पर है तो गीता ये मान रहे हैं। एक ईसाई आ जाएगा उसके लिए किताब है, नहीं सुनिए ना, ईसाई आ जाएगा उसके लिए किताब है, उसके लिए गीता नहीं है। सुनिए उस भैया, रूप में नहीं। इसमें देखिए अभी बहुत सामान्य सी बात करेंगे ना कि गीता कोई पन्ने नहीं है, गीता एक उपदेश है पूरा। वो उपदेश में कितने श्लोक हैं इसमें भी अलग अलग मान्यता है, आप भी जानते होंगे इस बात, ठीक है। तो ये भेद आ गया ना, कुछ लोग मानते हैं, अब संख्या भेद है, संख्या भेद भी है, कौन सा श्लोक है कौन सा नहीं है, इसमें बहुत सारे विवाद हैं। अर्थ भेद भी है। हाँ, अर्थभेद भी है, प्रक्षेपित भी बहुत सारे हैं। विचारों का भी भेद है। वेद 3 है कि 4 है, इसमें भी मतभेद है। मुझे लगता है इनका प्रश्न यह है कि वह इस रूप में प्रश्न कर रहे हैं कि वो है इस रूप में, यहाँ पर बताया ये जा रहा है वो है उसी रूप में। दो व्यक्ति कोई भी दुनिया के उसको नहीं मानते, सगे भाई नहीं मानते। है ना, मतलब मान्यता दूसरी तरह मानता है, दूसरा हनुमान जी को दूसरी तरह मानता है, ये आस्था का है। हमारा जो कहना है का निवेदन जो कौन आस्था होगी, ये हनुमान जी हैं, वो तो सेम है ना। कोई मुसलमान आ जाए उसके लिए हो क्या? उनके लिए बात नहीं है, जैसे एक तरह के 10 व्यक्तियों के लिए मान। सुनिए सार्वभौमिक सुनिए भैया, इसमें बहुत सामान्य सी बात है। हम देखिए इसमें कोई धर्म की या उसकी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात कर रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो फैकल्टी है मानने की और एक फैकल्टी है जानने की, जो फैकल्टी जो हमारी आवश्यकता है जानने से जो पूरी होती है वो मानने से पूरी नहीं हो सकती। मानने की लिमिटेशन क्या है, उसमें एक रूपता आती नहीं, उसमें किसी पहलू में देखेंगे तो एक रूपता जैसा लगेगा, पर जैसे उसको पलट के देखेंगे उसमें कोई भेद मिल जाएगा। इस बात को हम कह रहे हैं, जबकि जानने के अंदर ऐसा कोई भेद नहीं मिलता, ठीक है। इस बात को इस रूप में समझिए कि जानने से जो तृप्ति होती है वो मानने से तृप्ति नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे पर लेकिन हम हर मान्यता को जांच भी नहीं सकते ना। नहीं, देखिए आपको उस मान्यता को जांचना है जो आपको प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में जिसका प्रभाव है उसको जांचिए। संसार तो मान्यताओं से भरा हुआ है। हाँ भैया, पैसा डालते बहुत बड़ा हाँ पैसा डालते आस्था आई। आस्था है हाँ तो डालते हैं, लेकिन कल क्या था आज क्या था उसको पता नहीं हाँ, क्यों डालते हैं। ठीक है। अभी भी नहीं है पता, अभी भी नहीं पता डालते हैं, पूरी निकाल के बाद उधर भी नहीं कहते हैं। और क्या? ऐसे ऐसे करेंगे बच्चे के मारेंगे टन से और लौट के फिर ब्रिज में लड़के वापस आ जाता है। तो कहने का देखिए इसमें पकड़ने वाली बात क्या है, पकड़ने वाली बात ये है हमारे अंदर दो आवश्यकताएं है ना। एक आवश्यकता मानने से पूरी होती है। मानने से क्या होता है, कौन सी आवश्यकता पूरी होती है, हमारे को करने के लिए कुछ एक्शन आइटम मिल जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, आप ट्रेन में चल रहे हैं है ना, आपकी मान्यता है लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, लोग ना ज्यादातर विश्वसनीय होते हैं। तो आपके साथ का जो यात्री है वो बोलता है भैया मैं तो मंदिर गया था प्रसाद लाया, आप भी ले लो, तो आप हाथ बढ़ा के ले लेते हो, स्वीकार लेते हो। आपकी मान्यता थी तो एक्शन आइटम मिल गया कि विश्वास करने से ले लेना चाहिए। मैं साथ में जा रहा हूँ, मेरी मान्यता है कि लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी बहुत करते हैं, तो मेरे को भी बोलते हैं भाई साहब आप ले लो, नहीं जी मैं प्रसाद नहीं खाता, ठीक है। मेरी मान्यता अलग है, मेरे पास भी एक्शन आइटम आ गया। अब ना तो मेरे को पता ये खाने योग्य है, ना आपको पता ये खाने योग्य है कि नहीं, ठीक है। दोनों आस्था से चल रहे, लेकिन जो जानने वाला पर दोनों को एक्शन मिल गया, क्या करना है क्या करना है इसका उत्तर आ जाता है। इसलिए मान्यता हमारे को बड़ी जल्दी से बन जाती है हमारे।
हम मानते रहते हैं और करते रहते हैं, मानते रहते हैं और करते हैं, क्योंकि करने के लिए हमारे को आ जाता है। मान लेते हैं चीजों। लेकिन जब जान के मान के करते हैं तो उसमें सुख मिलता है। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे जानेंगे? ये सिचुएशन तो बस देखिए, एग्जाम्पल की हमेशा लिमिटेशन है, आप उसको ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो बड़ा आसान है। हमारा हवाई जहाज में आपको विशेष दिया, पहले मैं आपको खाने दूंगा, आप बेहोश नहीं हुए तो बैठा भैया बात इसकी थी आस्था ट्रांसफर नहीं होती, बात इसकी थी आस्था ट्रांसफर नहीं होती। आस्था सही है, आस्था ट्रांसफर होती है पर उस रूप में नहीं होती जिसमें ओरिजिनल है। स्वरूप चेंज हो जाता है। हाँ। है ना? आप हमारे पिताजी जिस आस्था, निष्ठा और दृढ़ता से जितना समय देते थे, मुझे जांचने की जरूरत है, क्या मैं अनुभव दे पा रहा हूँ? देखिए मुद्दा सुनिए, सारा का सारा ध्यान मान्यता पे चला गया, मैं दूसरी बात पे ध्यान डाल रहा था, जानने पे। जानना इम्पोर्टेंट है। जहाँ जाना वहीं नहीं जाना। जानना जो है वो तृप्ति देता है, और वहां पे हमें एक रूपता चाहिए। जानने में वैविध्यता नहीं चलती है। ये जानने में वही वो जो कल आप कहते थे सूचना है। हाँ बोलिए। जानने का मतलब सूचना है, ज्ञान नहीं, ज्ञान। ज्ञान सूचना तो बहुत नीचे के स्तर की चीज है। सूचना को मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। सूचना तो संकेत है केवल, है ना? जानना किसका होता है? व्यवस्था का और नियम का, इसी का जानना। तो हम व्यवस्था को जाने बिना कुछ मान लेते हैं, उससे हमारा काम चलता रहता है, क्योंकि हमारे को एक्शन मिल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन तृप्ति नहीं होती, इसलिए अतृप्त जीते रहते, उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। तृप्ति तब होगी जब उसके बारे में मालूम होगा और एक्शन आइटम। हाँ, जब उसका ज्ञान होगा तो उसको हम लार्जर पिक्चर में देख पाएंगे, सभी कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे, तब और अपने हिसाब से उसका भूमिका भी लगा सकते हैं। हाँ। मैं कार नहीं चला पाता था तो लोग बताते थे कि सर्दी में बढ़िया शीशा लगा के जा सकते हैं, ठंड नहीं लगती है, और सुन के अच्छा लगता था थोड़ी, हाँ। है ना? लेकिन जब कार चलाना सीखा तो चला कर के ही दिखती है। ठीक बात है। कर जो अनुभव का तो अपना ही बात है ना? जो भाषा से ऊपर कभी तृप्त हो नहीं सकते आप, उसका अंतर हो गया ना। करने का यानी अपना अनुभव हुआ, उसमें हमने चलाया तो हमें पता चला। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जी। वो डर का है जो आपने सुबह बताया था। जी। 2014 में एक्चुअली सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते 2 लड़कियों का पता चला। मैं झारखंड के रामगढ़ जिले में रहता था, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करती थी वो लोग। तो मोलेस्टेशन का मामला है कि ठेका जो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था उनके साथ, तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट था, तो हम लोग को खबर आया इस तरह। तो हम लोग उसमें इनिशिएट लिए, फिर आगे के बात विचार किए। तो लड़कियों से पता चला कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो रख लिया है, और मोलेस्ट करने का प्रयास कर रहा था। हमने विरोध किया तो हमको नौकरी से हटा दिया। तो हम पूछे कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? इधर दिखाई। तो उन्होंने बताया कि पेरेंट्स हमारे राउरकेला में रहते हैं, उड़ीसा में। एक हिंट तो है, पर इसको सोचेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, रखिए इसको भी। हाँ, ये तो मेरे पास भी रखा हुआ अभी। जी। तो पता चला कि उनके पेरेंट्स जो है राउरकेला में रहते हैं। हाँ। तो हमने उनको कहा कि पहले आप पेरेंट्स को बुला लीजिए, उसके बाद फिर थाना जाना बेहतर है। तो बोले कि हमारे पेरेंट्स तो लेट से आएंगे, लेकिन हमारे मामा पास में रहते हैं तो वो आ सकते हैं। हाँ। तो नेक्स्ट डे उनके मामा वगैरह आए, तो हम लोग बैठ करके उनके घर में बात विचार की, कैसे सब बात है, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जनरली होता है क्या ना कि लड़कियां कल के दिन केस करने के बाद बैकफुट पे आ जाती है। हाँ, सही बात। ठीक है, क्योंकि सामाजिकता थोड़ी रहती है, बदनामी होगी ऐसे ऐसे, और कोर्ट के जरिए शाम खेल भी। हाँ। तो लड़की जो थी बड़ा बोल्ड थी, वो बोली कि नहीं हम तो केस करेंगे, हम ऐसा ऐसा किया है, केस करेंगे। तो हमने सोच लीजिए बहुत तरह का होगा इस तरह का कोर्ट कचहरी में। तो बोले कि नहीं हम रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाकर के केस किया।
केस चला भी, हमने डीजीपी तक गया, वहाँ जाकर के बात विचार किया। इवन की जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपने स्तर से जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इंक्वायरी सेटअप हुआ डीएसपी रैंक में, तो उनको पैसा दिया, 5 लाख रुपये खर्चा भी किया वो। उसके बाद हाई लेवल का मीटिंग हुआ, फिर केस इधर उधर हो गया। तो उसी बीच में हमको याद है कि 16 फरवरी 2015 को 14 नवंबर में, अक्टूबर नवंबर का घटना था, और हमको धमकी कॉल आया। मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, समारोह में जा रहा था, तो कॉल आया, धमकी आया। तो थोड़ा सा डर लगा, पहली बार कोई धमकी दिया था तो डर तो लगा। कार चला रहा था, फिर मैं मोबाइल रख दिया, उसके बाद फिर 1 घंटा शांत रहा। मतलब थोड़ा सा अंदर से लग रहा था, पहली बार कोई धमकी दिया था। उसके बाद मेरे मन में अपने यही आया कि हम गाड़ी चला रहे हैं, जा रहे हैं, और इनकेस यदि वो आदमी सामने से आकर के मुझे गोली मार दी और मैं मर जाता, तो हमारी वाइफ चाहे हमारा जो परिवार है उनके लिए तो वही होगा कि हम नहीं है, तो उनका जो देख रेख करने वाला है वो नहीं। दूसरा कंडीशन आया मेरे पास कि हम कार चला के जा रहे हैं और हमारी एक्सीडेंट हो जाती है और हम यदि मर जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी तो ही होगा, हमारी फैमिली के साथ वही होगा, तो डरना क्यों। उस दिन से आज तक कभी डरा नहीं। उस कॉन्ट्रैक्टर को तो सजा नहीं हुई, लेकिन उसको जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता था वो सब ब्लैक लिस्ट करवा करके वहाँ से हटवा दिया। जिस लड़की का सारा डॉक्यूमेंट्स रखा था, वो डॉक्यूमेंट्स तो खैर वो नहीं दिया, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट सारा डुप्लीकेट जो होता है वो सब निकलवा करके आज वेल सेटल लड़की, शादी ब्याह हो गया है। अच्छा है, तो वो मुझे लगता है कि वो हम अपने एनालाइज किए कि डरना किस लिए। अपने आप तो यहाँ पे सर आपने यहाँ कहा था कि जानने मानने वाली बात है, ठीक है, तो ये हमको समझ में आया कि क्या है, डर क्या है। तो वहां से फिर हम बाहर निकल करके आज निश्चित होकर के कहीं तो हमारी जो चर्चा चल रही है जानने मानने को लेके चल रही है ना। जानने मानने की बात कहाँ से आई थी? हमारी आई थी, हम सहअस्तित्व पे बात कर रहे थे। अच्छे अच्छे बच्चे आने लगे बहुत सारे। तो हमने सहअस्तित्व सिद्धांत के ऊपर बात की। प्रत्येक एक स्वयं में त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार, इसको बोल रहे हैं हम सहअस्तित्व। त्व का अर्थ ये बताया मौलिकता। मौलिकता यानी कोई अपनी निश्चित क्रिया करता है जिससे उसकी एक निश्चित भागीदारी सुनिश्चित है ना, इसको मौलिकता कहते हैं। प्रकृति में सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व पूर्वक जीना ही व्यवस्था में जीना। इसके बाद हमारा प्रश्न उठा था कि प्रकृति ऐसी है तो मानव के अंदर क्यों नहीं हो रहा है ना। मैं सारे जो हमने बातें की उसको एक तार में से जोड़ रहा हूँ, पिरो रहा हूँ। तो मैं बात ये बताने लगा था कि अभी तक हम जो जीने का प्रयास कर रहे हैं मानने के आधार पे, आस्थाओं के आधार पे जीने का प्रयास किए हैं। इससे पहले कैसे जीते थे? मानने से पहले हमने एक और आस्था, 3 क्रम रहे। एक रहा है हमारा भय, इसके आधार पे भी हमने जीने का प्रयास किया आदिकाल। फिर आया प्रलोभन, भय और प्रलोभन, और तीसरा काल आया जिसमें इसमें ऊपर वाले नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ा ही हुआ है, आस्था। तो मानव जाति का, मानव परंपरा का ये क्रम रहा है। पहले हमने जितना भी अपना संयुक्त जीने का स्वरूप बनाया भय के आधार पर बनाया। कभी जीव जंतुओं का भय, कभी प्राकृतिक आपदा का भय, है ना। इस प्रकार से भय पूर्वक हमने अपने समाज की संरचना की। फिर जब हम मानव जाति कई हजारों वर्षों तक जीती रही, तब उसमें कुछ सामर्थ्य बन गया, तो वस्तुओं के ऊपर उसने, प्रकृति की कुछ वस्तुओं के ऊपर अधिकार पा लिया, तब उसके अंदर संग्रह करने की क्षमता आ गई। तो अब प्रलोभन के आधार पे उसने समाज रचना की। तो प्रलोभन के आधार पे अपने समाज को सजाया। फिर प्रलोभन के दुष्परिणामों को देख के फिर आस्था के आधार पे समाज की रचना को करने का प्रयास किया। यहाँ तक अभी हम आगे थे। अभी तक जो सबसे अधिक विकसित स्वरूप दिखा समाज को वो आस्था के आधार पर दिखा, पर आस्था में निरंतरता नहीं है। इसलिए सारे जितने ढांचे थे एक समय आने के बाद सब टूट गए। विज्ञान युग आने के बाद सारे आस्था के ढांचे टूट गए, वो टिक नहीं पाए कोई, है ना। आज भी हम मतलब जैसे वो सांप निकल गया और लकीर को पीट रहे हैं, है ना, वो वाला हिसाब चल रहा है। आस्था का कुछ
बचा नहीं है वजूद इस वक्त, है ना। तो फिर कैसे बढ़ेगी आगे कहानी? तो अब हमारे को पहुंचना है विश्वास के युग, आस्था से पहुंचेंगे आगे। जो एवोल्यूशन का अगला स्टेज है वो विश्वास है। विश्वास के आधार पे समाज रचना। आस्था और विश्वास का भेद पकड़ लीजिए। आस्था की परिभाषा है बिना जाने मानना बराबर आस्था। क्या है? बिना जाने मानना। और विश्वास की परिभाषा है जानकर मानना। तो आस्था क्या थी? बिना जाने, हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, पर मान लेते हैं। गलत बात है, अधूरी बात है, गलत नहीं। अब गलती सारी खत्म कर दी हमने, अधूरी बात। हाँ भाई, एक बात से भी सर जो एक बात है वो बोलने लगे। एक बात की इसमें ये लग रहा है, जैसे अब तो सूचना आ गई जी, तो क्या एवोल्यूशन का यही तरीका है, यानी विश्वास तक हमें बढ़ना था? हाँ। तो अब समय आया है, हाँ, या जैसे आप कहते हैं अभी तक हम समझदारी पूर्वक नहीं की, ठीक बात है, क्रम यही रहेगा। हाँ? एवोल्यूशन में क्रम यही रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब इसी क्रम में हमें विकसित। बट जो सोचने वाली बात है, क्या इस वाली स्थिति में इन सब में इतना समय व्यर्थ करने की जरूरत थी? जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते। उतना ही। हाँ भैया कुछ कहना? अभी मैं कह रहा था ना कि ऐसे भी जिस चीज के बारे में हम जब जान जाते हैं, हाँ। तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल, उसी से विश्वास आता है। विश्वास का आधार ही जानना है। हाँ भाई, जैसे अब बात आ गई ना आस्था की, तो आस्था का जो टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ईश्वर गॉड अल्लाह से ही है। नहीं, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं आप, दवाई लेके आते हैं ना, क्या होता है? आप देखिए, आपको बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास गए, है ना, वो आपको देखा, क्या बात हुई, दो चार बात की, उसने पर्चे पे कुछ लिखा, पर्चा लेके आप उसका क्या करते हैं? बोले टेस्ट करा। फिर आप चले गए किसी टेस्ट वाले के पास, उसने सुई लगाई, कुछ खून निकाला, ठीक है, फिर आप घर चले गए, फिर आपको 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई, फिर रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास चले गए, फिर डॉक्टर ने कुछ बोला, आप ये खा लें। ये सारे काम आप बिना जाने कर रहे हैं, मान के कर लो कि ये सब ठीक चल रहा है, ये आस्था पूर्वक कर रहे हैं। वही काम झाड़ फूक वाले के पास जाते, वो भी आस्था पूर्वक कर रहे हैं। बस आस्था किस चीज में, इसका ही भेद है। जानते आप भी नहीं है, जानता वो झाड़ फूक वाला नहीं। लेकिन सर यहाँ पे एक बात आता है, जो डॉक्टर है वो तो जान रहा है, तो डॉक्टर से बात करके पता चलता है। नहीं डॉक्टर यदि हम तो इसी भरोसे पे जा रहे हैं कि डॉक्टर है, पढ़ाई करके आया है, तो जान रहा है। भरोसा, इस आस्था से जा रहे हैं। नहीं, विश्वास हुआ यहाँ पे ना, विश्वास नहीं, आस्था। बिना जाने, आप जान लीजिए डॉक्टर जानता है, जानकार है, तो फिर विश्वास कहिए। तो विश्वास नहीं करते। आपने परख लिया कि वो जानता है कि नहीं जानता। आज तो कहते हैं पैरेलल ओपिनियन। एक मिनट भैया, पैरेलल ओपिनियन। आपने क्या परख लिया कि वो डॉक्टर जानता है कि नहीं जानता? नहीं, हम तो सर्टिफिकेट देखे ना, सर्टिफिकेट तो कागज को प्रमाण मान लिया। हाँ। तो ये कागज के प्रति आस्था है। और जो डॉक्टर आप भी जानते हैं इसी संसार में कागज की कोई कीमत नहीं है। डिग्री तो हजारों की इकट्ठी। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पर्स में रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ IIT से पढ़ा हुआ या एम्स से पढ़ा हुआ डॉक्टर भी नालायक हो सकता है। हाँ, मैं भी हो सकता है ना। तो अच्छा डॉक्टर तो परख के ही पता चलेगा, डिग्री से नहीं पता चलेगा। डिग्री पे भरोसा कर रहे हैं तो हम आस्था ही कर रहे हैं डिग्री में, बिना जाने मान रहे हैं। यदि एक डॉक्टर, तब तो उस पर्पस से आप आएंगे, तो यदि एक डॉक्टर को जानना होगा तो उससे दूसरा डॉक्टर को कंपटीशन पे जाना पड़ेगा कि भाई आपसे हम ज्यादा जानते हैं, हम नहीं कौन जानते। बेहतर है उस पर नहीं जा रहे। हम बेहतर तो नहीं जाते हैं, हाँ। कारण कि उस पर्पस पे यदि डॉक्टर है, डॉक्टर को तो हम कैसे पहचान पाएंगे? डॉक्टर साहब बताएंगे। व्यवस्थित स्वरूप से वो काम कर रहा है, तरीके से कर रहा है, उसकी रेपुटेशन, जो भी बाकी लोग गए हैं, इलाज कराया नहीं, पूछताछ करेंगे ना, कुछ सर्वेक्षण करेंगे उसका। इसी पे बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे? विश्वास ही मानेंगे। अगर आप विश्वास, इसको नहीं, विश्वास जान के मानने को कहते हैं, उस पर आगे बात करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ शब्द दे रहा हूँ।